हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको स्टाफिंग के प्रोसेस बताया था। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप स्टाफिंग की प्रोसेस को देखते हैं तो वो थोड़ा सा शॉर्ट पड़ेगा आपको, सो उसके लिए आपको बुक से हेल्प लेकर के खुद से नोट्स प्रिपेयर करने होंगे। इट विल बी बेटर अगर आप भी साथ साथ थोड़ी सी हेल्प ले करके अपनी मेहनत से थोड़ा कुछ काम करें, क्योंकि अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम टाइम बीइंग इस लेसन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी होने वाली है। सो आई वांटेड कि 30 मई से पहले पहले हम इस लेसन को कंप्लीट कर लें। सो इट विल बी बेटर अगर आप लोग भी साथ में थोड़ा एफर्ट डालें। थैंक यू। This is our lecture number 25. In our last lecture, we have discussed the process of staffing students. And today's topic is aspects of staffing as well as recruitment and its sources. बेटा recruitment and sources का मुझे एक और वीडियो अपलोड करना पड़ेगा. So this is video number 1 and recruitment and sources का number 2 भी आएगा, जिसमें मैं external sources के बारे में बात करूँगी. तो चलो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं aspects of staffing से. यानी कि जो मैंने आपको process of staffing बताई थी, जिसमें कि आपके नंबर ऑफ स्टेप्स 8 थे, उन 8 स्टेप्स में से फर्स्ट स्टेप को छोड़ देते हैं. उसके बाद के नंबर स्टेप सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो कि थे आपके रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, वही आपके एस्पेक्ट्स, मेन एस्पेक्ट्स होंगे स्टाफिंग के. यानी कि स्टाफ के कलेक्शन और स्टाफ के रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग, ये सब जो एस्पेक्ट्स हैं यही आपके मेन स्टाफिंग के पॉइंट्स बनने वाले हैं. और इन्हीं तीनों पॉइंट्स को हम आगे डिटेल में और ज़्यादा स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले आते हैं इस एस्पेक्ट्स को. तो इसको हमने 3 एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया. सबसे पहला आपका रिक्रूटमेंट डाला, जिसका मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन एंड अट्रैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़. उसके बाद डाला मैंने सिलेक्शन के अंदर होता है आपका असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड फाइनल मैचिंग. यानी कि पहले आप लोगों को असेस करते हो कि जो उन्होंने बताया है क्या वो उस जॉब के लिए प्रिस्क्राइब बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं. फिर आप उन्हें इवैल्यूएट करते हो, यानी उनको एग्जामिन करते हो कि क्या उन्होंने जो सारी क्वालिफिकेशंस बताई वो हमारी यहाँ की रिक्वायरमेंट से मैच होती है या नहीं होती है. फिर फाइनली हम उसे मैच करते हैं टू द जॉब डेजिग्नेशन जो हमारे यहाँ पर वैकेंसीज ओपन है. लास्ट आपका पॉइंट आया था ट्रेनिंग का, जिसके अंदर मैंने डाला इक्वेंटिंग एंड स्किल डेवलपमेंट. यानी कि जिन एम्प्लॉयज़ को मैंने सेलेक्ट कर लिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उनका मुझे अब स्किल डेवलपमेंट करना. और उन स्किल्स का डेवलपमेंट मैं तभी कर पाऊँगी जब मैं उन्हें ट्रेनिंग दूंगी, जब मैं उनको इन ऑर्गेनाइजेशन के विद इन और ऑर्गेनाइजेशन से आउट भी कुछ ना कुछ सेमिनार्स या ट्रेनिंग सेशंस जो है उनके लिए कंडक्ट कराऊंगी. इसके एक तरफ में मैंने रखा है आपके एप्लीकेंट को, यानी कि पर्सन्स को जो कि जॉब्स को सीख करते हैं. दूसरी तरफ में मैंने रखा है ऑर्गेनाइजेशन को. देखिए बेटा, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप एज अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत होती है, और इसीलिए दोनों एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, कोऑपरेट करके काम करते हैं. अब आप घर में बताइए, आप भी हैं, आपके फ्रेंड भी हैं, तो जितनी ज़रूरत आपको है उतनी ही आपके फ्रेंड को भी तो आपकी ज़रूरत है. सो सेम बेस इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को भी एप्लीकेंट्स की उतनी या पर्सनस की, एम्प्लॉयज़ की उतनी ही रिक्वायरमेंट होती है जितनी कि एप्लीकेंट्स को ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की. क्लियर है? तो पर्सन्स को चाहिए जॉब, जॉब को चाहिए पर्सन. इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप आता है रिक्रूटमेंट, जो उसमें कि ऑर्गेनाइजेशन अपने कुछ पॉइंट्स रखती है और पर्सन अपने कुछ पॉइंट रखेंगे. उनकी अपनी कुछ क्वालिफिकेशंस होंगे, ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कुछ क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होंगी. फिर सेकेंड पॉइंट में सिलेक्शन में पर्सन्स अपने प्रोसेस, अपनी प्रोसीडिंग्स को करके अपना सिलेक्शन रखना चाहेंगे या अपने आप को जॉब में सेलेक्ट होना करवाना चाहेंगे, जबकि ऑर्गेनाइजेशन भी चाहेगी कि वो डिजर्विंग कैंडिडेट्स को ही सेलेक्ट करे. उसके बाद एप्लीकेंट अपने लिए ट्रेनिंग एंड स्किल्स का डेवलपमेंट शो करेंगे, जबकि ऑर्गेनाइजेशन भी उसी चीज़ के ऊपर काम करेगी कि इंडिविजुअल जो एम्प्लॉयज़ को उन्होंने सेलेक्ट किया है उनकी स्किल्स का डेवलपमेंट वो कर सके. इसके बाद आ जाते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है रिक्रूटमेंट. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब और अ फंक्शन. यानी किसी एक फंक्शन को करने के लिए, किसी एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमें लोगों को ढूंढना पड़ता है. यानी फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट्स. यहाँ पॉसिबल कैंडिडेट्स का क्या मतलब है? देखिए, पॉसिबल कैंडिडेट्स का मतलब है, अगर मुझे गार्ड की नौकरी के लिए कोई चाहिए तो मुझे क्या चाहिए होगा? 10th पास इंडिविजुअल, राइट, हार्डली 12th. और अगर मुझे मैनेजर की पोस्ट के लिए कोई इंडिविजुअल चाहिए तो मुझे MBA चाहिए होगा, स्किल्ड पर्सन चाहिए होंगे. वही एक चीज़ आ जाती है जो यहाँ पर फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट्स. यानी कि जो मेरी डेजिग्नेशन है, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है, उनको फुलफिल करते हुए मुझे रिक्वायरमेंट होगी कैंडिडेट्स की जो कि कंपनी में काम करने के लिए विलिंग हो.
इसके बाद मैंने आपको एक डेफिनेशन भी दी है जिसका अंदर देखिए, द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। यानी रिक्रूटमेंट वो एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम सर्च करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ कौन हो सकते हैं, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स हमारे यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आते हैं, रिक्रूटमेंट्स के लिए आते हैं, वो कौन कौन लोग हैं जो डिज़र्विंग हमारे यहाँ पर हो सकते हैं, एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई, और उन्हीं लोगों को हमारे यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए क्या करना, एनकरेज करना कि हमारी कंपनी में जॉब सीख करने के लिए आओ, क्योंकि हमारे यहाँ पर एनवायरनमेंट अच्छा है, हम सैलरी अच्छी देते हैं, हमारे यहाँ पर प्रमोशंस का रेट अच्छा है, एंड ऑल दैट। बिफोर वी स्टार्ट द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, लेट मी टेल यू कि मुझे रिक्रूटमेंट की प्रोसेस के अंदर और किन किन चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। इट्स एम इज़ टू अट्रैक्ट पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ या पीपल्स विद द नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिफिकेशन, यानी कि मुझे वो सारी क्वालिटीज़ और क्वालिफिकेशंस भी चाहिए आपको जो कि इन द एडिक्वेट नंबर ऑफ द जॉब्स अवेलेबल, जितनी भी जॉब्स मेरे पास अवेलेबल है, अगर मेरे पास 100 जॉब्स अवेलेबल है तो मुझे 100 एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, और वो भी सेम, उनके अंदर क्वालिटीज़ भी वही चाहिए जो उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है, और क्वालिफिकेशंस भी, यानी कि क्वालिटीज़ का मतलब है कि उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी वही होने चाहिए वर्कफोर्स के अंदर कि जो काम करने में इंटरेस्टेड हो, एंड क्वालिफिकेशंस का मतलब है अगर बीए है तो बीए, बीकॉम के लिए रिक्वायरमेंट है तो बीकॉम के लिए, अगर मुझे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में चाहिए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसी तरीके से क्वालिफिकेशंस भी। नेक्स्ट पॉइंट इज रिक्रूटमेंट प्रोसेस देन फर्दर प्रोसीड बाय प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, यानी कि ये जो रिक्वायरमेंट वाली प्रोसेस थी ना मेरी कि मुझे रिक्वायर्ड थे इंडिविजुअल्स, उसके बाद मेरी नेक्स्ट प्रोसीड क्या करती है, सिलेक्शन की प्रोसेस, यानी कि मुझे राइट कैंडिडेट्स को भी सेलेक्ट करना है फॉर द गिवन पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो मेरे को 100 जॉब्स चाहिए ना, वो मुझे सिर्फ और सिर्फ बीए इंडिविजुअल्स को ही हायर करना है, तो इसमें कुछ बीए इकोनॉमिक्स भी आएंगे, कुछ बीए मैथमेटिक्स भी आएंगे, कुछ बीएससी भी आएंगे, मुझे उनको क्या करना है, रिजेक्ट करना है। तो यानी कि मुझे सेलेक्टिंग फॉर द राइट कैंडिडेट के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले मुझे अपने रिक्वायरमेंट्स डालनी होगी, और उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो भी इंडिविजुअल्स इसमें अप्लाई करेंगे उनमें से मुझे सिलेक्शन करना होगा। इस रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में ये सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई, कहाँ कहाँ से मुझे लेबर मिल सकती है उनको आइडेंटिफाई करना, असेसमेंट ऑफ दीज देयर वैलिडिटी, यानी कि कितने ज़्यादा वैलिडेट है ये सोर्सेज जिनके थ्रू कि मैं इन पे डिपेंड कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, ये रिलायबल है या नहीं है, चूजिंग द मोस्ट सूटेबल सोर्स और सोर्सेज, यानी कि बहुत सारे सोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है रिक्रूटमेंट के लिए, उनमें से मुझे चूज़ करना कि कौन सा वाला मेरी कंपनी के हिसाब से सूटेबल है। जैसे कि अगर मैं शुगर मिल में काम करती हूँ तो मुझे लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो काम कर सकते हैं, अगर मैं कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम कर रही हूँ तो भी मेरे लिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं काम कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है तो उसमें मेरे लिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जो है काम नहीं कर सकते। अगला एक पॉइंट है दैट इज़ इनवाइटिंग एप्लीकेंट्स फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर द वैकेंसीज, यानी कि जो भी मेरी कंपनी में वैकेंसीज है उनके लिए मुझे उन रेस्पेक्टिव इंडिविजुअल्स को ही क्या करना है, इनवाइट करना है कि आइए और मेरी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पे जो कि है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज़ इंटरनल सोर्स, सेकंड वन इज़ एक्सटर्नल सोर्स। तो आज हम स्टडी करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंटरनल सोर्सेज को और उसके भी सिर्फ टाइप्स को। ओके, तो वेरी फर्स्ट इंटरनल सोर्सेज का मतलब क्या होता है? इंटरनल सोर्सेज का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के सोर्सेज जिसके थ्रू कि हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिसमें कि हम रिक्रूटमेंट किसी भी इंडिविजुअल का जो है कंपनी के अंदर से कर लेते हैं। जैसे कंपनी के अंदर से कोई रेफरेंस हो सकता है, कंपनी के अंदर से ही किसी इंडिविजुअल का ट्रांसफ़र करके हम ले सकते हैं, प्रमोशन करके। ओके, पहले वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ कि ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है। देखिए, इट इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर और वन लोकेशन टू अनदर, यानी कि किसी एक एम्प्लॉय का जो ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम कर रहा है किसी एक डेजिग्नेशन के ऊपर, उसे एक डिपार्टमेंट की जगह दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देना। यानी कि परचेज डिपार्टमेंट का अगर इंडिविजुअल है तो उसे सेल्स डिपार्टमेंट में डाल देना, या फिर परचेज डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल्स को मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में डाल देना। ये सब जो चीज़ें होंगी वो आपके ट्रांसफ़र में आती हैं। इस ट्रांसफ़र की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट इज़ कि इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, ना तो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज होती है, ना स्टेटस चेंज होता है, और ना ही आपकी सैलरी में ही थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो हो, अदरवाइज सैलरी में भी कोई चेंज नहीं देखने मिलता है।
क्लियर। इसके बाद आता है एक सेकेंड टाइप ऑफ इंटरनल सोर्स, दैट इज प्रमोशन। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इस प्रैक्टिस को यानी प्रमोशन के प्रैक्टिस को तब यूज़ करती है जब उन्हें अपनी हायर जॉब के लिए अपनी फिलिंग रखनी हो, यानी उनकी कंपनी में जो हायर जॉब्स है दैट कैन बी विद मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर्स और अदर पोस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन में टॉप के पोस्ट होती हैं, उनको फिल करने के लिए वो प्रमोशन वाला मेथड ही लेती है। यानी प्रमोशन वाले मेथड को क्यों चूज़ करती हैं, इस मेथड को चूज़ करने के पीछे एक बेसिक रीज़न है, वो ये है कि इन्हें ऐसा लगता है कि कंपनी के जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं ना, पुराने जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हीं को रिटेन करके रखने के लिए, उनको लॉयल बना के रखने के लिए कंपनी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उन्हें प्रमोशंस दें। एंड ऑल्सो एक्सटर्नल सोर्सेज से भी जब वो किसी को रिक्रूट करते हैं तो वो भी इस बात को कंसिडर करते हैं कि आपने अपनी कंपनी इसके कितने एम्प्लॉयज़ को प्रमोट किया, कितने एम्प्लॉयज़ को कितने टाइम इंटरवल में आप प्रमोशंस देते हैं, कब कब कितना कितना सैलरी हाइक देते हैं। दीज ऑल थिंग्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड बाय एक्सटर्नल सोर्सेज। प्रमोशंस के अंदर हम बात कर रहे थे, तो प्रमोशन में होता क्या है, हम प्रमोट कर देते हैं या अपग्रेड कर देते हैं, वर्टिकली आपको शिफ्ट मिलता है आपकी जॉब की डेजिग्नेशन में। जो लोअर लेवल के पोजीशंस को होल्ड कर रहे थे ना एम्प्लॉयज़, उन्हीं को अब एक ऊपर वाली पोजीशन पे जॉब पे काम करने मिलता है, जिसके अंदर की आपकी पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो सारी जो चीज़ें हैं, अथॉरिटी, स्टेटस, वो सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। यानी अब आपके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होंगी, अथॉरिटीज़ भी ज़्यादा होंगी, ऑर्डर्स देने के लिए पावर्स भी ज़्यादा होगा, आपका स्टेटस भी ऑर्गेनाइजेशन में अब बढ़ जाएगा, जो कि ट्रांसफ़र में नहीं था। ट्रांसफ़र में हॉरिजेंटल था, यहाँ पर वर्टिकल है। मैंने आपको स्केलर चेन समझाया था स्टूडेंट्स, जैसे आपका टॉप आता है, फिर टॉप के बाद मिडिल आता है, उसके बाद लोअर आता है, तो यानी कि लोअर वाले को लोअर में ही ट्रांसफ़र करना, उसे कहेंगे हम ट्रांसफ़र। मिडिल, अगर लोअर क्लास से आपने लोअर एम्प्लॉय से मिडिल लेवल के ऊपर आप एम्प्लॉय को लेके गए हो, उसे हम कहेंगे प्रमोशन। क्लियर है। इसके साथ साथ आपकी जो सैलरी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव्स आपको देखने मिलते हैं। एक और थर्ड टाइप आता है स्टूडेंट्स, जो कि इंटरनल सोर्स का ही एक टाइप है, दैट इज़ ले ऑफ। ये बेसिकली इन दोनों पार्ट से नेगेटिव इम्पैक्ट वाला पार्ट है, यानी कि ये रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को नेगेटिविटी में लेके जाता है। जब कभी आपको लगता है कि आपका स्टाफ ओवर स्टाफ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ओवर स्टाफ्ड है, मैंने आपको बताया था ना कि ओवर स्टाफिंग एंड अंडर स्टाफिंग कहीं ऐसा तो नहीं है। आपको वो कब चेक करना पड़ता है, वर्क फोर्स एनालिसिस में। तो वर्क फोर्स के एनालिसिस में जब आपने चेक किया तो आपको लगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ओवर स्टाफ्ड है, यानी जहाँ 100 एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट थी वहाँ आपने 110 एम्प्लॉयज़ को रखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, ये जो 10 एम्प्लॉयज़ हैं इनको कुछ वक्त के लिए आप रिट्राच कर देंगे, और इन्हीं रिट्राच पर्सन को आप टेम्परेरीली रिट्राच करते हैं, यानी कि कुछ वक्त के लिए निकालते हैं। जब कभी इंडस्ट्री में कोई क्राइसिस आते हैं, जब कभी इंडस्ट्री को लगता है कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें निकाल दिया जाता है कंपनी से थोड़े टाइम के लिए, लेकिन फिर वापस से इनको कंपनी में ज्वाइनिंग दी जाती है, लेकिन तब जब कंपनी को इनकी रिक्वायरमेंट लगती है। और कंपनी ने सारे प्रोविजंस बता करके निकालती है कि आपको आज इस डेट से इस डेट तक के लिए हम रिट्राच कर रहे हैं, जिसके अंडर की आपको सैलरीज या हाइक्स वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, और जब कभी भी कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी तब आपको हायर कर लिया जाएगा। ये यूजुअली हम हायर करते, ये हायरिंग जो होती हैं, ले ऑफ्स जो होते हैं, वो जनरली हम टेम्परेरी स्टाफ के लिए करते हैं, जो डेली बेसिस के लिए हम लोगों को वर्कलोड्स के लिए, काम के लिए जिन वर्कर्स की या लेबर्स की ज़रूरत होती है उनके लिए ये वाला जो फंक्शन है वो काम करता है। ऑल्सो ले ऑफ का फंक्शन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तब भी काम करता है जब हमें कॉस्ट कटिंग करनी होती है, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा सफ़र करनी पड़ रही है, तो उस कॉस्ट को कटिंग लेने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन को जब लॉस मिल रहा हो तब उस केस में हम ले ऑफ करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हमने इंटरनल सोर्सेज के टाइप्स को पढ़ा है, कल हम स्टडी करेंगे आपके एक्सटर्नल सोर्सेज को, तो उसके साथ साथ हम इंटरनल सोर्सेज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एज वेल एज एक्सटर्नल सोर्सेज के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को भी स्टडी करने का पूरा ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स।